हम बार बार सुनते हैं कि भारत कभी विश्व गुरु था, लेकिन क्या ये केवल गर्व की भावना है या ऐतिहासिक सत्य? आज इस गंभीर प्रश्न पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं प्राचीन भारत के महान अर्थशास्त्री और चिंतक द आचार्य चाणक्य। आचार्य, विश्व गुरु शब्द का वास्तविक ऐतिहासिक आधार क्या है? इस शब्द को भावनाओं से नहीं, इतिहास के प्रमाणों से समझना चाहिए। प्राचीन भारत में ज्ञान केवल सूचना नहीं था, वो जीवन का अनुशासन था। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय विश्व स्तर पर प्रसिद्ध थे। विभिन्न देशों से विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने आते थे। ये उसके प्रभाव का संकेत है। आता है। तो क्या उस समय भारत वास्तव में विश्व को दिशा दे रहा था? दिशा देना केवल ज्ञान से नहीं, स्थिर सामाजिक व्यवस्था से संभव होता है। जब समाज अनुशासन और नैतिकता पर आधारित होता है, तभी वो नेतृत्व कर सकता है। लेकिन कोई भी सभ्यता स्थायी नहीं होती, परिवर्तन उसका स्वभाव है। लेकिन कोई भी सभ्यता स्थायी नहीं होती, परिवर्तन उसका स्वभाव है। यदि भारत इतना सशक्त था, तो पतन की शुरुआत कहां से हुई? हर पतन भीतर से आरंभ होता है, बाहरी कारण बाद में आते हैं। जब राज्यों के बीच एकता कमजोर होती है, तो संरचना अस्थिर हो जाती है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जब राष्ट्रहित से ऊपर हो जाए, तो शक्ति बिखर जाती है। ज्ञान केंद्रों का संरक्षण घटने लगा और उनका प्रभाव धीरे धीरे कम हुआ। क्या ये केवल सत्ता संघर्ष था या सामाजिक परिवर्तन भी कारण बना? दोनों जुड़े हुए थे। सामाजिक शिथिलता ने सत्ता को कमजोर किया। जब अनुशासन कमजोर होता है, तो समृद्धि भी स्थायी नहीं रहती। नैतिक आधार ही सभ्यता की रीढ़ होता है। उसके बिना नेतृत्व संभव नहीं। और बाहरी आक्रमणों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी? वे निर्णायक थे, लेकिन अवसर आंतरिक कमजोरी से मिला। किसी भी राष्ट्र का पतन केवल बाहरी कारणों से नहीं होता, भीतर की दरारें पहले बनती हैं। इतिहास का अध्ययन केवल अतीत जानने के लिए नहीं, वर्तमान समझने के लिए होता है। यदि इतिहास संकेत देता है, तो क्या आज का भारत उसी मोड़ पे खड़ा है? परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन सिद्धांत आज भी समान है। एकता, अनुशासन और शिक्षा, ये तीन आधार हर युग में आवश्यक रहे हैं। क्या आज की शिक्षा व्यवस्था उस स्तर की दिशा दे पा रही है? शिक्षा बढ़ी है, लेकिन चरित्र निर्माण पर और ध्यान आवश्यक है। ज्ञान तभी प्रभावी होता है जब वो व्यवहार में उतरे। यदि भारत विश्व गुरु था, तो उसके स्पष्ट प्रमाण क्या हैं? U2010 प्रमाण शिक्षा, अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रभाव में दिखाई देते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययन करते थे। और चीन, कोरिया और तिब्बत से विद्यार्थी यहाँ आते थे। ये उसका अंतरराष्ट्रीय प्रभाव दर्शाता है। भारतीय गणित में शून्य और दशमलव पद्धति का विकास हुआ, जिसने विश्व विज्ञान को बदला। आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे विद्वानों के कार्य आज भी संदर्भित किए जाते हैं। क्या आर्थिक रूप से भी भारत अग्रणी था? एक समय भारत विश्व अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा था। ये ऐतिहासिक शोध में दर्ज है। भारत का व्यापार रोमन साम्राज्य और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला था। भारतीय दर्शन और संस्कृति दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंची। मंदिर वास्तुकला इसका प्रमाण है। तो क्या ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु था? इतिहास ये दर्शाता है कि भारत ज्ञान और प्रभाव में अग्रणी था, पर हर युग का संदर्भ अलग होता है।
भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? ये उपमा उसकी आर्थिक समृद्धि और व्यापारिक शक्ति के कारण दी गई थी। प्राचीन और मध्यकालीन भारत विश्व अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा था। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार प्रचलित था। सोना यहाँ आता था। भारतीय वस्त्र और मसाले विश्व बाजार में अत्यंत मूल्यवान माने जाते थे। मंदिर वास्तुकला को तकनीकी दृष्टि से इतना अद्भुत क्यों माना जाता है? क्योंकि उसमें गणित, ज्यामिति और ध्वनि विज्ञान का समन्वय दिखाई देता है। बृहदेश्वर मंदिर जैसे निर्माण बिना आधुनिक मशीनों के अत्यंत सटीकता से बनाए गए। कई मंदिरों की संरचना खगोलीय गणना के अनुसार स्थापित की गई थी। क्या धातु विज्ञान में भी भारत उन्नत था? दिल्ली का लौह स्तंभ जंग प्रतिरोधी धातु तकनीक का उदाहरण है। शून्य, आयुर्वेद और खगोल विज्ञान में भारतीय योगदान विश्व स्तर पर मान्य है। तो क्या ये कहना उचित है कि भारत अपने समय से आगे था? भारत अपने समय में उन्नत था, पर हर सभ्यता का विकास क्रम अलग होता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता को कितना उन्नत माना जाता है? उनकी नगर योजना अत्यंत व्यवस्थित थी। जल निकासी प्रणाली इसका प्रमाण है। समान आकार की ईंटें, सीधी सड़कों का जाल, बद्ध, ये सुनियोजित वास्तुकला दर्शाता है। घर घर में जल निकासी और स्नानागार की व्यवस्था उस समय के लिए अत्यंत उन्नत थी। प्राचीन ग्रंथों में उड़ने वाले यानों का उल्लेख मिलता है। क्या इसे तकनीकी उपलब्धि माना जाए? इन वर्णनों को प्रतीकात्मक और साहित्यिक संदर्भ में समझना अधिक उचित है। खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिक्रमा और घूर्णन पर गणना प्रस्तुत की। प्राचीन भारतीय गणितज्ञों ने ग्रहों की गति और काल गणना में उल्लेखनीय सटीकता दिखाई। यदि आज का भारत फिर से विश्व में नेतृत्व करना चाहे तो पहला कदम क्या होना चाहिए? नेतृत्व का आधार ज्ञान और अनुशासन है। इन्हीं से शुरुआत करनी होगी। शिक्षा को केवल रोजगार नहीं, चरित्र निर्माण का माध्यम बनाना होगा। आंतरिक एकता और सामाजिक संतुलन ईद स्थायी प्रगति के लिए आवश्यक है। क्या आधुनिक विज्ञान और परंपरा साथ चल सकते हैं? परंपरा दिशा देती है और विज्ञान गति देता है। भारत का भविष्य हमारे अनुशासन, ज्ञान और एकता पर निर्भर है। विश्व गुरु बनने से पहले हमें स्वयं को श्रेष्ठ बनाना होगा।